अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये मेरा है, ये किसी और का, ये किसी संकीर्ण बुद्धि वाले व्यक्ति की परिभाषा या सोच हो सकती है। लेकिन एक व्यक्ति जो व्यापक बुद्धि का है, जो व्यापक सोच रखता है, उसके अंदर हमेशा एक ही भावना होती है, विश्व ही मेरा परिवार है। और इसी वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत हमेशा जीता आया है। लेकिन आज मैं इस टॉपिक को क्यों लेके आया, मैं इस श्लोक को क्यों लेके आया, इसके पीछे का बड़ा अलग सा रीजन है। अक्सर इस कोट को यूज करते हुए हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलते हैं। लेकिन आज इसका प्रयोग करने पर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है उसको बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हो सके तो कृपया करके आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है आपसे रिलेट ना कर पाए, हो सकता है आपके साथ ऐसा कभी ना हुआ हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो भी, बट फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 5 7 8 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा। बट मैं एक कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी का तथ्य बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। उन सवालों के जवाब अपने अंतर मन में ढूंढने का प्रयास करिएगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि मान लेते हैं कि आप किसी के घर में मेहमान बन के जाते हो, और ऐसे नहीं जाते, आपको बुलाया गया है, बकायदा आपको जो है न्योता देके बुलाया गया है। आप वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर रुकते हैं, और जब आपको खाना परोसा जाता है तो खाना खाने के वक्त जैसे ही आप पहला निवाला डालते हैं या दूसरा निवाला डालते हैं मुंह में, सामने से एक शब्द आता है बाण की तरह, और वो ये कहता है कि आपने कभी इतना अच्छा खाना खाया है? या सामने से एक और शब्द आता है कि अगर हम ना खिलाएं तो शायद तुम अच्छा खाना खाने के लायक भी नहीं हो। मुझे तो सुन के ही बड़ा बुरा लग रहा है। सोचिए, अगर इस तरह से किसी को बोल दिया जाए तो उस पर क्या बीतेगी। लगा ना अजीब? हम भारत के लोग हमेशा से गर्व से बोलते आए हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे भारत के अंदर रहती है। लेकिन कौन से वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है आखिर यहां पे? एक बच्ची जो आपके KIIT स्कूल में पढ़ रही थी, जो रेशियल कमेंट का शिकार हुई, या चलिए उसके साथ जो भी घटना हुई, उस घटना पे मैं बहुत ज्यादा जानकारी अभी नहीं रखता हूं, रखूंगा तो जरूर लाऊंगा उस पर वीडियो। लेकिन जो उसके साथ घटना हुई, उस घटना के बाद छात्रों के विरोध में जो स्कूल प्रशासन की तरफ से ये बात आई कि तुम्हारी GDP से ज्यादा हमारा खर्चा होता है, इस तरह से एग्जैक्ट वर्ड्स ये नहीं थे, कुछ और था, या जिस तरह के भी कमेंट किए गए, क्या ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रखते हैं? क्या अगर कोई दूसरे देश से आता है तो क्या उसको हमें हमें चिढ़ाने का अधिकार मिल जाता है? और यहां तो दूसरे देश की बात है, अब दूसरे देश को छोड़िए, हम अपने देश की बात करते हैं। हमारे देश के जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, या सो कॉल्ड जो हमारी नेशनल टेरिटरी है, वहां पर भी इस तरह के केसेस की कोई कमी नहीं है। मैं चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, वह बात है वर्ष 2014 की। नीडो तानियाम नाम की एक लड़की है, आप गूगल पर सर्च करेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश की लड़की थी, जो शायद दिल्ली पढ़ने आई थी। उस पर रेशियल कमेंट्स किए गए, उसको हैरेसमेंट झेलना पड़ा। उसके हैरेसमेंट के बाद जब विरोध हुआ तो उस विरोध पर उसके साथ मारपीट की गई और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद बेजू बरुआ कमेटी भी बनाई गई थी 2014 फरवरी में, और उन्होंने बताया कि हमारे देश में, भारत की भूमि के अंदर रहते हुए हमारे जो उत्तर पूर्व के भारतीय हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। अपने भारत में रहते हुए भी उनको विदेशियों सा ट्रीट किया जाता है। क्या हमारी बुद्धि इतनी संकीर्ण है कि हम अपने देश के लोगों के बारे में ही नहीं जानते? दरअसल समस्या पता क्या है? समस्या यह है कि हम समझते हैं कि हम ही भारत हैं और भारत यह हम है। हम शान से ऐसे में तो लिखते हैं, निबंध लेखन में लिखते हैं भारत एक विविधताओं का देश है, लेकिन एक विविधता हम बर्दाश्त नहीं कर पाते।
चलिए एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं। अक्सर आप यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि कन्नड़ा को लेकर बवाल चलता रहता है, कर्नाटक की कन्नड़ा लैंग्वेज को लेकर बवाल चलता रहता है। कर्नाटक वालों की मांग रहती है कि हमारे बैंगलोर में तो कर्नाटक की बोलो, कन्नड़ा बोलो। हिंदी वाले कहते हैं कि हम हिंदी बोलेंगे। चलिए मैं इस बहस में नहीं जाता कौन सही है कौन गलत है। उनका पक्ष, हिंदी वालों का जो पक्ष है वो ठीक है, लेकिन हम एक पक्ष की बात करते हैं कन्नड़ा वालों के लिए। मैं हिंदी माध्यम माध्यम में हूं, मैं हिंदी भाषी क्षेत्र में रहता हूं, और हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, हमारी राजभाषा भी है, और शायद कर्म भाषा भी है। लेकिन चलिए हम एक बार चलते हैं और अपने आप को एक कन्नड़ व्यक्ति समझकर एक बात करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। मान लीजिए कि आप अपने घर में चप्पल उतार के, जूता उतार के, बढ़िया अच्छी पोजीशन में पलथी मार के बैठते हो, तब भोजन ग्रहण करते हैं। और मैं आपके घर में मेहमान बन के आऊं, भले ही अपने काम के लिए आऊं, मेहमान बन के आऊं, किसी भी काम के लिए आऊं, और मैं जिद करूं कि नहीं मैं तो जूता पहन के खाता हूं, जूता पहन के ही खाऊंगा। लेकिन आपके आदर्श हैं कि आपके घर के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो जूता पहन के खाना नहीं खाएगा। लेकिन मैं जिद पे अड़ा हुआ हूं कि नहीं, मैं आपके घर में बैठा हूं तो मैं जूता पहन के खाऊंगा, वो क्योंकि मैं ऐसा करता हूं। क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। हमारी दिक्कत यही है, हम हिंदी भाषी लोग हैं, हम कर्नाटका जा रहे हैं तो हम उनके घर जा रहे हैं, भले ही कमाने जा रहे हैं, लेकिन हम उनके घर जा रहे हैं, तो हमें कुछ कोशिश तो करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, आप एक कोशिश करोगे, सामने से व्यक्ति दो कोशिश करेगा, क्योंकि उसको भी दिल्ली आना होता है, उसको भी यूपी आना होता है, उसको भी राजस्थान आना होता है। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी हिंदी उन पर थोपी, क्यों? उनकी एथनिसिटी नहीं है, आपकी हिंदी उन पर क्यों थोपी जाए? आप ये चाहते हो कि उनकी कन्नड़ आप पे ना थोपी जाए, तो आपकी हिंदी उन पर क्यों थोपी जाए? हमें उनकी एथनिसिटी का भी सम्मान करना होगा। मैं मानता हूं कि हमारा संविधान कहता है कि हिंदी को बढ़ावा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन क्या हिंदी भाषी लोगों की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमें उन भाषाओं की भी इज्जत करनी चाहिए जो उनके क्षेत्र में बोली जा रही हैं? आप एक कोशिश करोगे, सामने से दो कोशिशें आएंगी, लेकिन आप चाहते हो कि जो हम करते हैं वो सही रहे, बाकी दुनिया जो करती है वो सब गलत हो। तो इस तरीके से नहीं होता। मैं केआईटी वाले मुद्दे पर अभी इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि उस मुद्दे के बारे में बहुत अधिक जानकारी मैं प्राप्त नहीं कर पाया। जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी जरूर उस बारे में भी बात करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपके साथ ये करूं, आपके घर में आके अपनी जिद चलाऊं, तो क्या आप मानोगे? हमारे साथ दिक्कत यही है, हम अपने ही देश में उत्तर पूर्व राज्य के लोगों से जुड़ाव महसूस नहीं करना चाहते। हम अपने ही देश के दक्षिण भारतीय लोगों से जुड़ाव महसूस नहीं करना चाहते। और और मेरी शब्दावली के लिए मैं माफी चाहता हूं, दक्षिण भारतीय नहीं, भारतीय जो दक्षिण में रहते हैं, मैं इस बात के लिए भी माफी चाहता हूं। कोई दक्षिण भारतीय नहीं है, कोई उत्तर भारतीय नहीं है, हमारे भारतीय हैं जो दक्षिण में रहते हैं, हमारे भारतीय हैं जो उत्तर दिशा में रहते हैं, बस। जो उत्तर क्षेत्र में रहते हैं, जो दक्षिण क्षेत्र में रहते हैं, वो भारतीय हैं। लेकिन इस भावना को लाने के लिए प्रयास दोनों तरफ से होंगे, तब तो यह भावना विकसित हो सकती है। आप चाहें कि सिर्फ हमारी ही बात मानी जाए, आप चाहें कि सिर्फ उनकी ही बात मानी जाए, तो यह संभव नहीं हो सकता। भारत विविधताओं का देश है, यह निबंध में लिखने से नहीं होगा, इसको अपने मन में बिठाने से होगा। जिस दिन आपने ये मन में बिठा लिया कि भारत विभिन्नताओं का देश है, भारत विविधताओं का देश है, उस दिन भारत में वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो चरितार्थ होगी। उससे पहले ये किताबी ज्ञान है। आप किसी एक घटना के लिए पूरे के पूरे समाज को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व भारतीय जो आते हैं, वो हमारे ही देश में विदेशी माने जाते हैं, हमारे ही देश में उनको मॉक किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, और आप सोचते हो वो हमसे जुड़ाव महसूस करेंगे? दरअसल समस्या यह है कि हम उनसे चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि हम उनसे कंपीट नहीं कर सकते, हम उनसे प्रतियोगिता नहीं कर सकते। वे हमसे ज्यादा अनुशासित हैं,
वे हमसे ज्यादा उदार हैं, वे हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और हमारे अंदर ये ईर्ष्या भरी हुई है कि हम उनके जैसे बन नहीं सकते। और अक्सर मानव मजाक उन्हीं का उड़ाता है जिनके प्रति ईर्ष्या होती है, जिनके प्रति सम्मान नहीं होता, मजाक हमेशा उनका ही उड़ाया जाता है। और ये होता रहेगा जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप तक पहुंची होगी। तो मैं इसी सवाल के साथ इस वीडियो का एंड करूंगा कि क्या आपको सच में लगता है कि जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारे शास्त्र करते हैं और जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात हम व्यवहारिक रूप तौर पर प्रयोग करते हैं, क्या वो दोनों एक हैं? क्या उन दोनों का एक में समागम हो सकता है? क्या दोनों का मतलब एक हो सकता है, यानी कि जो शास्त्र में लिखा हुआ है वही चरितार्थ में भी किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। हम भारत की भूमि को सुखी बना पाएंगे, हम भारत को सशक्त बना पाएंगे, और विश्वगुरु बनने से पहले पहले हम भारत तो बन जाएं। विश्वगुरु तो हम बाद में बन लेंगे, विश्वगुरु बनने के लिए हमारे पास समय है, पहले भारत तो बन जाओ। इस भारत में ही दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय, पश्चिमी भारतीय, उत्तर पूर्व भारतीय, तमिलियन, कन्नड़, यूपी, बिहार ये लगा रखा है। पहले भारत बन जाओ, विश्वगुरु बन जाएंगे हम। हम विश्वगुरु थे, लेकिन जब अखंड भारत था। तो भारत में कोई तक्षशिला का नहीं होता था, मगध का नहीं होता था, अखंड भारत का होता था। जिस दिन आप भारत बन जाओगे उस दिन विश्वगुरु बनने में देर नहीं लगेगी, इस बात को समझिए। और हर बात पे सरकार को गाली देने से पहले अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम फिर हाजिर होंगे एक नए विचार के साथ, एक नए सोच के साथ, एक नए सवाल के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।